थ्री के लास्ट क्लास में हम लोगों ने डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में पढ़ा था। डायरेक्शन कोसाइंस हिंदी में जिसे दिक् कोज्जाएं कहते हैं, और उसके बाद हमने यूनिट वेक्टर इन ए गिवन डायरेक्शन यानी किसी दिए गए दिशा में हमने इकाई सदिश ज्ञात किया था, और उससे हमको ये पता चला था कि अगर हम कभी भी कोई यूनिट वेक्टर लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा मेरी इस बात पर, अगर हम कोई भी यूनिट वेक्टर लिखते हैं तो उस यूनिट वेक्टर में आई कैप, जे कैप और के कैप के जो कोफिशिएंट होते हैं, आई कैप, जे कैप और के कैप के जो गुणांक होते हैं, वो गुणांक दरअसल हमारे डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, दिक् कोज्जाएं होती हैं। और दिक् कोज्जाओं को हम एल एम एन द्वारा प्रदर्शित करते हैं, और इनमें एक रिलेशन एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। इतनी चर्चा हम लोगों ने पिछली बार तक की थी। आज एक और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं हम लोग। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है डायरेक्शन रेशियोज। हिंदी में इन्हें दिक् अनुपात कहा जाता है। दिक् अनुपात, शॉर्ट फॉर्म में डायरेक्शन रेशियो को हम D डॉट R से भी रिप्रेजेंट करते हैं। दरअसल बात अगर हम करें डायरेक्शन कोसाइंस की, तो डायरेक्शन कोसाइंस जो होते हैं वो डायरेक्शन कोसाइंस जो होते हैं वो किसी भी लाइन सेगमेंट के तीनों एक्सिस से जो एंगल बनता है, एक्स एक्सिस से बनने वाला एंगल अल्फा, वाई एक्सिस से बनने वाला बीटा और जेड एक्सिस से बनने वाले एंगल गामा का अगर हम कॉस ले लें तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, यही हमारा डायरेक्शन कोसाइन होता है, और उसी को हम एल एम एन से रिप्रेजेंट किए थे। बात अगर हम ध्यान से समझें तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए हमने कॉस का यूज किया। अब कॉस अगर हम किसी भी एंगल का निकालें, यहाँ पर एंगल की जगह मैं कुछ भी लिखूं, मान लीजिए कि मैंने एंगल की जगह पर थीटा लिखा और इस थीटा की मैं कोई भी वैल्यू प्रोवाइड करूं, थीटा की मैंने अगर कोई भी वैल्यू प्रोवाइड करी, तब जरा सोच के देखिए कॉस थीटा का जो मान निकलेगा, कॉस थीटा की जो वैल्यू निकलेगी, ये अपने आप में -1 से लेकर +1 के बीच में होगी। 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री में आपने इस चीज़ को बहुत ही बारीकी से समझा भी होगा, पढ़ा भी होगा कि कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है वो हमेशा -1 से +1 के बीच में रहती है, जिसमें -1 और +1 दोनों इंक्लूडेड हैं। यानी कॉस थीटा का न्यूनतम मान कभी अगर गिरे से गिरे हालत में कॉस थीटा का मान आएगा ना, कॉस थीटा की वैल्यू आएगी गिरे से गिरे हालत में, तो वो अपने आप में -1 होती है। और कॉस थीटा अगर मैक्सिमम वैल्यू अगर कॉस थीटा देगा तो वो अपने आप में +1 होता है। बाकी ये -1 से +1 के बीच में ही कॉस थीटा की वैल्यू आती रहती है। अब सॉल्व करने के नज़रिए से अगर देखा जाए तो -1, इसके बाद बीच में यहाँ पर 0 आएगा और फिर ये +1 आता है। अगर ये तीन वैल्यूज़ को देखा जाए तो ये तीनों की तीनों वैल्यू जो है इंटीग्रल वैल्यू है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि कॉस थीटा जो है केवल यही 3 वैल्यूज़ देता है। इन 3 वैल्यूज़ के अलावा भी 0 से +1 के बीच में बहुत सारी और वैल्यूज़ आती हैं। इधर 0 से -1 के बीच में भी बहुत सारी वैल्यूज़ आती हैं। ये सारी की सारी वैल्यूज जो हैं वो तो फ्रैक्शन में आएंगी, जैसे यहाँ पर 1/2 आएगा, यहाँ यहाँ -1/2 आएगा। ये सब वैल्यू जो फ्रैक्शनल वैल्यूज हैं, तो कॉस की ये 3 वैल्यूज को अगर 3 इंटीग्रल वैल्यूज को अगर छोड़ दिया जाए तो कॉस की जितनी भी वैल्यूज निकलेंगी वो सारी की सारी वैल्यूज फ्रैक्शन में आती हैं। अब
कई बार क्या होता है, क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करते समय हमें उन फ्रैक्शनल वैल्यूज से बहुत डिफ़िकल्टी होती है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तब उसके लिए क्या होता है कि हमने ऐसा सोचा कि क्यों ना जो हमारे डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, हमारे डायरेक्शन कोसाइंस जो होते हैं, उन डायरेक्शन कोसाइंस में हम किसी स्केलर का मल्टीप्लिकेशन कर दें। जो डायरेक्शन कोसाइंस हैं उनमें अगर हम किसी अचर राशि का गुणा कर दें, बात को समझने का प्रयास करिएगा। जो हमारे डायरेक्शन कोसाइंस हैं वो एल, एम और एन हैं, और ये एल, एम और एन जो है दरअसल कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा होते हैं। आखिरकार है तो ये कॉस का ही वैल्यू, और कॉस की वैल्यू जो है हमेशा, किस्मत तो हमारी उतनी अच्छी नहीं रहेगी कि -1 0 या +1 का 1 आए, हमेशा बीच की कोई फ्रैक्शनल वैल्यू आ सकती है। तो कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए हमने क्या सोचा कि क्यों ना हम इन डायरेक्शन कोसाइंस में क्यों ना हम किसी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर दें। डायरेक्शन कोसाइंस में हम क्यों ना किसी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर दें। कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करने से क्या होगा कि जो उसकी फ्रैक्शनल वैल्यूज है हम उसको सॉल्व करने लायक बना सकते हैं। मन में जब ऐसा विचार आया तब डायरेक्शन रेशियोज आया। डायरेक्शन रेशियो, अब यहां से जो किस्सा और कहानी चेंज हो रहा है उसे ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। डायरेक्शन रेशियो दरअसल होता कुछ नहीं है, मल्टीपल्स होते हैं डायरेक्शन कोसाइंस के। डायरेक्शन रेशियोज आर मल्टीपल ऑफ डायरेक्शन कोसाइन, अर्थात दिक् अनुपात जो होते हैं वो दिक् कोज्याओं के गुणज होते हैं। यानी अगर हम डायरेक्शन कोसाइंस में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास आएगा हम उसे ही डायरेक्शन रेशियो कहते हैं। अब आप समझिए, ये एल, एम और एन जो हैं ये हमारे डायरेक्शन कोसाइंस हैं, और हमने अगर इनमें किसी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर दिया, मान लीजिए कि हमने जो कांस्टेंट जो चुना वो लेम्डा चुना। लेम्डा जो है हमने एक कांस्टेंट ले लिया और ये सोचा कि चलो भाई इस लेम्डा का हम डायरेक्शन कोसाइन में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो डायरेक्शन कोसाइन में जब मल्टीप्लाई करेंगे तब ये बनेगा लेम्डा एल, लेम्डा एम और लेम्डा एन। हमारे डायरेक्शन कोसाइंस कौन थे? डायरेक्शन कोसाइंस एल, एम और एन थे। हमने क्या किया, हमने उनमें एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दिया, और कांस्टेंट मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो नया क्वांटिटी हमें मिला, ये जो नया क्वांटिटी हमें मिला, ये जो नई राशि हमें प्राप्त हुई, इसे हम डायरेक्शन रेशियो कहते हैं, दिक् अनुपात कहते हैं। यहां तक तो बात हो गई कि आखिर ये डायरेक्शन रेशियो होता क्या है। अब बात हम करते हैं, जैसे डायरेक्शन कोसाइन को हम एल, एम और एन से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हम डायरेक्शन कोसाइन को एल, एम और एन से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, क्या उसी तरह डायरेक्शन रेशियो को भी किसी से रिप्रेजेंट किया जाता है? जी हाँ, डायरेक्शन रेशियो को हम ए, बी और सी से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल ए, बी और सी। डायरेक्शन कोसाइन स्मॉल में एल, एम और एन से प्रदर्शित होता है, और दिक् अनुपात जो है स्मॉल लेटर्स ए, बी, सी से प्रदर्शित होता है। यानी डायरेक्शन रेशियो में हम उसको ए, बी और सी से प्रदर्शित करते हैं। यानी अगर इसको मैं इस तरह से कहूँ कि ये लेम्डा इंटू एल जो है ये हमारा ए का मान होता है, लेम्डा इंटू एम जो है ये हमारा बी का मान होता है, और लेम्डा इंटू एन जो है ये हमारा सी का मान होता है, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। डायरेक्शन, इस पूरे चैप्टर, पूरे के पूरे 3D में
सॉरी, इस पूरे के पूरे 3D चैप्टर में कहीं पर भी अगर आपको L, M और N दिखे तो आप समझिएगा कि वो हम डायरेक्शन कोसाइन है। और इस पूरे चैप्टर में कहीं पर भी अगर आपको स्मॉल ABC दिखे तो वो स्मॉल ABC और कुछ नहीं, डायरेक्शन रेशियो है। ये डायरेक्शन रेशियो को बनाया कैसे गया? ये डायरेक्शन रेशियो को बनाने के लिए हमने डायरेक्शन कोसाइन में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया। डायरेक्शन कोसाइन में किसी कांस्टेंट से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। चलिए, यहां तक की बात तो क्लियर है। अब यहां तक की बात अगर क्लियर है तब आप सोच रहे होंगे कि ये सब जो है हम तो पढ़ चुके हैं, तो वापस क्यों है? वापस अभी इसलिए है क्योंकि अब डायरेक्शन रेशियो जो टॉपिक है, इस टॉपिक में जो सबसे इसका इंटरेस्टिंग पार्ट आने वाला है वो अब आने वाला है। आप जरा ध्यान से देखिए, हमने अभी इस बात को बोला कि डायरेक्शन रेशियो बनाने के लिए हम डायरेक्शन कोसाइन में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहां तक की बात क्लियर है? अब यहां तक की बात अगर क्लियर है तो किसी के मन में आया कि साहब अगर हमें कांस्टेंट ही मल्टीप्लाई करना है, अगर हम कांस्टेंट ही मल्टीप्लाई करना है हमें, तो हम किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो बात आई, हाँ हम तो किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो किसी ने कहा कि क्यों ना हम डायरेक्शन कोसाइंस में r का मल्टीप्लाई कर दें। डायरेक्शन कोसाइन में हम किसका मल्टीप्लाई कर दें? r का। अब आप पूछेंगे r क्या है? r जो है, पिछले क्लास में जो हमने ये r निकाला था, यहाँ पर आप r स्क्वायर जो देख रहे हैं, आप यहाँ से r के बारे में सोचिए कि r जब निकालेंगे तो रूट अंडर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर बनेगा। रूट अंडर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर, ये हमारा r था। इस डायग्राम को आप ध्यान से देख लीजिए, ये पूरे के पूरे 3D चैप्टर में ये डायग्राम आपको एकदम अच्छे से आपके दिलो दिमाग में बसा हुआ रहना चाहिए। यहाँ पर r जो है हमने O से लेकर P तक की लंबाई बताई थी। r क्या था? O से लेकर P तक की लंबाई। अब r अगर O से लेकर P तक के बीच की लंबाई है तो लेंथ जो होगा वो तो अपने आप में कांस्टेंट है। लेंथ जो है, लंबाई जो है, वो तो अपने आप में एक कांस्टेंट है। तो बात हम कर रहे थे कि डायरेक्शन कोसाइन में अगर हम किसी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर दें तो डायरेक्शन रेशियो बनता है। तो किसी के मन में आया कि क्यों ना हम r से ही मल्टीप्लाई कर दें, r से ही मल्टीप्लाई कर दें। तो चलो कर लीजिए, कोई तकलीफ नहीं है। अगर हम r से मल्टीप्लाई करेंगे लैम्डा की जगह अगर हमने r से मल्टीप्लाई कर दिया तो r से मल्टीप्लाई करने के बाद भी जो मिलेगा, क्या हम उसे डायरेक्शन रेशियो कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। हमने बस ये बोला है कि डायरेक्शन कोसाइन में आपको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है। हमने ये थोड़ी कहा है कि लैम्डा से ही मल्टीप्लाई करना है। आप दुनिया का कोई भी कांस्टेंट उठाकर लेकर आइए, उसको मल्टीप्लाई करिए डायरेक्शन कोसाइन के साथ, जो आपको मिलेगा वही है आपका डायरेक्शन रेशियो। अब चलिए देखिए, जब r से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या चमत्कार होता है। यहां पर अगर मैं इसमें r से मल्टीप्लाई कर दूं, L, M और N क्या है? L, M और N जो है अपने आप में डायरेक्शन कोसाइन है। अब इस डायरेक्शन कोसाइन में हम अगर r का मल्टीप्लाई करें, अगर हमने इसमें r का मल्टीप्लाई किया तो r का मल्टीप्लाई तो केवल इधर होगा नहीं, इधर भी करना पड़ेगा, दोनों साइड में करना पड़ेगा ना। दोनों साइड में हम कर देते हैं। तो r का अगर इसमें हमने मल्टीप्लाई किया तो r OP कैप इज इक्वल टू r LI कैप प्लस M J कैप प्लस N K कैप। अच्छा, ये r क्या है? r जो है रूट अंडर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर है। क्या मैं r को OP वेक्टर का मॉडुलस बोल सकता हूं? ध्यान से सोचिए, हमने पिछली बार भी इसके बारे में बात किया था। अगर हम OP को एक वेक्टर के फॉर्म में देखें,
ओपी को एक वेक्टर के फॉर्म में अगर हम देखें तो ओपी का मॉडुलस, ओपी वेक्टर का मॉड, आखिर ओपी की लंबाई जो है हम ओपी वेक्टर के मॉडुलस से ही निकालेंगे, तो वो मॉडुलस आर के बराबर आएगा। मतलब आर जो है, ये आर जो है और कुछ नहीं, ओपी वेक्टर का मॉड है। यानी इस आर को हम, चूंकि यहां पर ओपी जो है कैप के फॉर्म में है, तो इस आर को हम ओपी वेक्टर का मॉड भी बोल सकते हैं, यहां पर ये हमारा ओपी कैप वैसे ही है। तब तक मैं इधर क्या काम करता हूं, इस आर को मल्टीप्लाई कर देता हूं, तब ये क्या बन जाएगा, एल इंटू आर आई कैप प्लस एम इंटू आर जे कैप प्लस एन इंटू आर के कैप। अब समझिए, यहां से देखिए, यहां से अगर हमने L इंटू आर किया था, L क्या होता है, कॉस अल्फा होता है, M क्या होता है, कॉस बीटा होता है, और N क्या होता है, कॉस गामा होता है। यहां से इस L को हम कॉस अल्फा इंटू आर बोल सकते हैं। यहां पर यह हमारा आई कैप वैसे का वैसे ही, यहां पर M को हम क्या बोल सकते हैं, M को हम बोल सकते हैं कॉस बीटा इंटू आर, ये हमारा जे कैप वैसे का वैसे ही, यहाँ पर प्लस n को हम क्या बोल सकते हैं, n को हम बोल सकते हैं कॉस गामा इंटू आर, और ये हमारा के कैप है। अब ध्यान से इसको देखिए, r इंटू कॉस अल्फा दिखा, r इंटू कॉस अल्फा, अगर आपको r इंटू कॉस अल्फा दिखा तो ये और कुछ नहीं, x1 का वैल्यू है। पिछले क्लास में ही हमने इसको डिड्यूस किया था। तो हम इस पूरे की जगह पर क्या x1 लिख सकते हैं, यानी इस पूरे को हमने लिखा x1, और साथ में हमारा क्या है, साथ में हमारा आई कैप है। ठीक है, ऐसे ही अगर आप इसको देखें तो इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं, y1 लिख सकते हैं। तो ये है हमारा प्लस का y1, और साथ में हमारे पास जे कैप है। ठीक, अगर इसको देखें तो ये और कुछ नहीं, z1 है और साथ में के कैप है। तब तक इधर वाले को जरा सोचते हैं, इधर वाले पर जरा विचार करते हैं। ओपी वेक्टर का ये मॉड है और ये ओपी का डायरेक्शन है। किसी भी वेक्टर में दो क्वांटिटियां होती हैं, किसी भी सदिश में दो राशियां होती हैं, उसका मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन होता है, और दोनों को अगर एक साथ देख रहे हों तो इन दोनों के बदले में क्या हम इसे ओपी वेक्टर कह सकते हैं। याद कीजिए, वेक्टर चैप्टर में हम लोगों ने इसे अच्छे से पढ़ा था कि अगर कोई वेक्टर ए है तो इसका मतलब उसमें उसका मैग्नीट्यूड होगा और उसका डायरेक्शन होगा, है। तो कहीं पर अगर ये ऐसा लिखा है तो इसको हम ये तो लिख ही सकते हैं। तो यहाँ पर ओपी वेक्टर का मॉड इंटू ओपी कैप, इसको हम ओपी वेक्टर बोल सकते हैं। और ओपी वेक्टर बोलने के बाद ये जो हमारे पास आया, क्या ये ओपी वेक्टर ही था। हमने यहाँ पर ओपी वेक्टर डिड्यूस किया था, पिछली वीडियोस को उठाकर देखिए, उसमें हमने ओपी वेक्टर जो निकाला था वो ये है, बना था। मेन चीज ये नहीं है कि ये बना था पिछले क्लास में, मेन चीज ये है जो अब आने वाला है। अब ये जो दिख रहा है ये तो हमें एक वेक्टर दिख रहा है, ये हमें क्या दिखा, एक वेक्टर दिखा। अच्छा, इस वेक्टर में ये x1, y1 और ये z1 कैसे लाया गया? तो जवाब है कॉस अल्फा में r का मल्टीप्लाई करके, कॉस बीटा में r का मल्टीप्लाई करके, और कॉस गामा में r का मल्टीप्लाई करके। ये कॉस अल्फा क्या है? कॉस अल्फा डायरेक्शन कोसाइन है। कॉस बीटा क्या है? वो भी डायरेक्शन कोसाइन है। और कॉस गामा क्या है?
तो भाई साहब ये भी डायरेक्शन कोसाइन ही है। और डायरेक्शन कोसाइन में जब हम किसी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है? अभी थोड़ी देर पहले हमने डेफिनेशन में क्या बोला था? किसी भी डायरेक्शन कोसाइन में अगर हमने कभी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई किया तो हमें डायरेक्शन रेशियो मिलता है। मतलब भावार्थ, तो भावार्थ ये कि यहाँ पर ये x1, y1 और z1 जो है वो डायरेक्शन रेशियो है। अब आइए, अभी आपने देखा कि हमने इस पूरे को कहा था कि ये जो है अपने आप में एक वेक्टर है। अगर ये वेक्टर है तो किसी भी वेक्टर का i, j और k का जो कोफिशिएंट होता है, ये पॉइंट बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, आपको एक बार में क्लिक करेगा। किसी भी वेक्टर में i कैप, j कैप और k कैप का जो कोफिशिएंट होता है, i कैप, j कैप और k कैप का जो गुणांक होता है वो और कुछ नहीं, उसे ही हम डायरेक्शन रेशियो, दिक् अनुपात कहते हैं। यानी मतलब हम लोगों ने आज तक जितने भी वेक्टर देखे, जितने भी वेक्टर हम लोगों ने आज तक देखे हैं, मान लीजिए कि कहीं पर अगर लिखा रहे एक वेक्टर a है और ये वेक्टर a जो दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, तो क्या इसमें ये 2, 3 और 4 जो है वो डायरेक्शन रेशियो है, दिक् अनुपात है? बिल्कुल है। यही चीज तो हमने यहां पर अभी देखा। OP जो है वेक्टर के फॉर्म में है और OP वेक्टर x1i प्लस y1j प्लस z1k के फॉर्म में है। ये x1, y1, z1 लाया कैसे हमने? तो ये x1 हम लाए थे cos अल्फा में r का मल्टीप्लाई करके। x1 की वैल्यू cos अल्फा में r को मल्टीप्लाई करके ही लाया गया। cos अल्फा क्या था? cos अल्फा और कुछ नहीं, l था। l क्या है? l जो है डायरेक्शन कोसाइन है और डायरेक्शन कोसाइन में हमने r का मल्टीप्लाई किया। r क्या है? यहाँ से अगर आप देखिएगा तो r जो है मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड मतलब वो अपने आप में एक कांस्टेंट है। तो इससे ये पता चलता है कि कोई अगर मुझे कोई भी वेक्टर दे दें, वेक्टर होना चाहिए, वेक्टर अगर दे दें तो वेक्टर में i कैप, j कैप और k कैप का जो कोफिशिएंट होगा, जो उसके गुणांक होंगे, वही हमारे लिए डायरेक्शन रेशियो होते हैं। यानी ये हमारा a का मान है, ये b का मान है और ये c का, कौन सा ABC? स्मॉल ABC। डायरेक्शन रेशियो को हमने स्मॉल a, b और c से रिप्रेजेंट किया है। डायरेक्शन रेशियो को हम स्मॉल a, स्मॉल b और स्मॉल c से प्रदर्शित करते हैं। तो ये है हमारा स्मॉल a का वैल्यू, ये है स्मॉल b का वैल्यू और ये है स्मॉल c का वैल्यू। अब आपके मन में डाउट आएगा, साहब हमेशा प्लस में ही रहेगा, जरूरी है क्या? नहीं, ये प्लस में भी रह सकता है, माइनस में भी रह सकता है, इसमें कहीं कोई तकलीफ नहीं है। दूसरी बात अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर जैसे आपने यहाँ पर देखा कि ये जो है एक वेक्टर है, तो अगर ये वेक्टर है तो इसके जो i कैप, j कैप और k कैप के कोफिशिएंट है उसे हम डायरेक्शन रेशियो ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और समझिए, ये OP कैप था। OP कैप का मतलब ये क्या है? ये यूनिट वेक्टर है, इकाई सदिश है। अब अगर कोई भी वेक्टर यूनिट वेक्टर है, ध्यान से मेरी इस बात को समझिएगा, कोई भी सदिश, कोई भी वेक्टर अगर यूनिट वेक्टर है तो उस यूनिट वेक्टर में i कैप, j कैप और k कैप का जो कोफिशिएंट होगा वो डायरेक्शन कोसाइन होता है, वो होता है डायरेक्शन कोसाइन। और नॉर्मल अगर वेक्टर है तो नॉर्मल वेक्टर में i कैप, j कैप और k कैप का जो कोफिशिएंट होगा वो है हमारे लिए उसका डायरेक्शन रेशियो। इन दो चीज़ों को आप हमेशा याद रखिएगा। आइए एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर सीखते हैं।
अभी अभी हमने दो बातें की। पहली बात हमने ये की कि अगर मुझे कोई एक वेक्टर दिया हुआ है, कोई एक वेक्टर दिया हुआ है, तो उस वेक्टर में आई कैप, जे कैप और के कैप का जो भी कोफिशिएंट होगा वो मेरे लिए डायरेक्शन रेशियो होगा। कोई भी अगर सदिश दिया हुआ है तो सदिश में जो आई कैप, जे कैप और के कैप का गुणांक होगा वो दरअसल मेरा दिक् अनुपात होता है। अगली बात जो हमने करी दूसरी वाली, उसमें ये थी, अगर कोई मेरा यूनिट वेक्टर है, अगर मेरा कोई इकाई सदिश है, तो उस यूनिट वेक्टर में जो आई कैप, जे कैप और के कैप का गुणांक होगा, जो उसका कोफिशिएंट होगा, वो हमारे लिए डायरेक्शन कोसाइन होता है। ठीक। अच्छा, मान लीजिए हम बात अगर यहाँ पर ओपी वेक्टर से करते हैं। ओपी वेक्टर वो जो है हमारा ओरिजिन है और पी जो है हमारा पॉइंट x1, y1, z1 है। अगर हम इसे ओपी वेक्टर के रूप में देखते हैं तो यहाँ से ओपी वेक्टर हमारा क्या निकल कर आएगा, x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। अब ये मत सोचिएगा कि आया कैसे, पूरा वेक्टर चैप्टर आपने पढ़ डाला है, 2 पॉइंट से मिलाने वाले वेक्टर को कैसे बनाते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ p माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ 0 से बनाए थे, यही आया। अब ये अगर वेक्टर है तो यहाँ पर ये a की वैल्यू x1 है, b की वैल्यू y1 है और c की वैल्यू z1 है। ठीक। अच्छा, अगर हम यहाँ पर इसे यूनिट वेक्टर में बनाना चाहें, यूनिट वेक्टर में बनाना चाहें, इकाई सदिश में अगर हम इसको चेंज करना चाहें, तब क्या होता है, किसी भी वेक्टर को यूनिट वेक्टर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, वेक्टर को, ये अगर हमारा एक वेक्टर है तो इसमें इसका मॉड होता है और इसका डायरेक्शन होता है, ये डायरेक्शन ही इसका यूनिट वेक्टर होता है। तो ये यूनिट वेक्टर बनाने के लिए किसी भी वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाता है। किसी भी वेक्टर में अगर हम उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो हमारा यूनिट वेक्टर बन जाएगा। तो अगर मैं इस वेक्टर में इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं तो मेरा क्या बनेगा, मेरा डायरेक्शन कोसाइन बनेगा। डायरेक्शन कोसाइन क्यों, डायरेक्शन कोसाइन जब हम यूनिट वेक्टर की बात करते हैं तो यूनिट वेक्टर में आई कैप, जे कैप और के कैप का कोफिशिएंट डायरेक्शन कोसाइन हो जाता है। ये बात आपको समझ में आ गई। अगर ये बात समझ में आ गई तो जरा आप इसका उल्टा समझते हैं। उल्टा भी समझना बहुत जरूरी है। हमें यहां पर एक वेक्टर लिखा हुआ था, वेक्टर अगर लिखा हुआ है तो हमने उससे उसका डायरेक्शन रेशियो पता कर लिया। कल के डेट में किसी भी क्वेश्चन में, मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आपको डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ रहे, किसी क्वेश्चन में आपको डायरेक्शन रेशियो दिक् अनुपात दिया हुआ हो, मान लीजिए कि दिक् अनुपात 3, 7, 5 ऐसे दिया हुआ है कि ये जो है डायरेक्शन रेशियो है, तो क्या आप इस बात से सहमत हैं कि अगर मुझे डायरेक्शन रेशियो बता देगा कोई तो मैं उस डायरेक्शन रेशियो से उस वेक्टर को बना सकता हूं। वेक्टर से हमने डायरेक्शन रेशियो निकाला तो डायरेक्शन रेशियो से क्या वेक्टर बनाया जा सकता है, बिल्कुल बनाया जा सकता है। वेक्टर के फॉर्म में क्या होगा, 3i कैप प्लस 7 जे कैप प्लस 5 के कैप, यही हो गया इसका वेक्टर। दोनों चीजें समझिएगा, वेक्टर से डायरेक्शन रेशियो निकालना, सदिश से दिक् अनुपात निकालना और दिक् अनुपात से सदिश बनाना, ये दोनों चीजें। दूसरी चीज, क्या ये यूनिट वेक्टर है, क्या ये यूनिट वेक्टर है, पता कैसे करेंगे। यूनिट वेक्टर अगर होता है तो इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। कभी भी अगर यूनिट वेक्टर होगा तो उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। मैग्नीट्यूड में आई का कोफिशिएंट, जे का कोफिशिएंट और के का कोफिशिएंट का स्क्वायर करके इस वाले फॉर्मूले में डाल दीजिए। अगर सॉल्व होकर 1 आ गया तब तो ये यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर अगर निकल गया तब ये इसका डायरेक्शन कोसाइन बनेगा। और अगर यूनिट वेक्टर नहीं है और इसे यूनिट वेक्टर बनाना है तब हम क्या करते हैं, इसके मैग्नीट्यूड से इसमें डिवाइड कर देते हैं।
इसके मैग्नीट्यूड से इसमें डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ से हमें डायरेक्शन कोसाइन मिल जाएगा। यहाँ पर दो चीज़ें हमने समझी। क्या क्या दो चीज़ें समझी? पहला चीज़ कि डायरेक्शन रेशियो जो होता है वो और कुछ नहीं, डायरेक्शन कोसाइन का मल्टीपल है। डायरेक्शन कोसाइन का मल्टीपल है। अगला चीज़, कोई भी अगर वेक्टर लिखा हुआ है, कोई भी नॉर्मल वेक्टर लिखा, नॉर्मल अगर कोई वेक्टर लिखा हुआ है तो उस वेक्टर में आई कैप, जे कैप और के कैप का जो कोफिशिएंट होगा वही डायरेक्शन रेशियो होता है, और दूसरा चीज, डायरेक्शन रेशियो अगर कहीं किसी क्वेश्चन में हमें डायरेक्शन रेशियो अगर दिया है तो उस डायरेक्शन रेशियो से हम वेक्टर बना सकते हैं। साथ ही साथ अगर मुझे किसी भी वेक्टर से डायरेक्शन कोसाइन पता करना हो, डायरेक्शन कोसाइन, तब कैसे पता करेंगे? तो डायरेक्शन कोसाइन पता करने के लिए और कुछ नहीं, आप समझिए, ये जो है ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है और ये सी की वैल्यू है। ए बी सी क्या है? डायरेक्शन रेशियो है। और हमें क्या चाहिए? डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन का मतलब एल, एम और एन। ठीक, आप जरा इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड सोचिए, इसका परिमाण सोचिए। क्या आप इसका परिमाण ये सोच पा रहे हैं? √a² प्लस b² प्लस c², आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर और के कोफिशिएंट का स्क्वायर का सम का √mod हो गया। अब हमें अगर इसको यूनिट वेक्टर बनाना है तो इसमें मॉड से डिवाइड कर देते हैं, किसी भी वेक्टर में उसके मॉड से डिवाइड कर दीजिए, तब ये और कुछ नहीं, a/√a² प्लस b² प्लस c² और ये जो है और कुछ नहीं, b/√a² प्लस b² प्लस c² और ये और कुछ नहीं, c/√a² प्लस b² प्लस c² आता है। किसी भी वेक्टर से आप उसके डायरेक्शन रेशियो को पता कर सकते हैं, और डायरेक्शन रेशियो अगर पता चल गए तो उस डायरेक्शन रेशियो से आप डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं।